नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब यह बात हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया का कोई भी सजीव है, यानी कि जिसमें भी जीवन पाया जाता है, उसे भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप कहेंगे जीवित रहने के लिए। तो अब यहाँ भी एक सवाल क्रिएट हो जाता है कि भोजन में ऐसा क्या है कि यह जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो आपको याद होगा कक्षा 7 में आपने कुछ प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था, कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ा था जो किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक थे। और इन प्रक्रमों को हमने एक नाम दिया था जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस। इसमें जैसे आपने पाचन के बारे में पढ़ा होगा, श्वसन के बारे में, परिसंचरण और उत्सर्जन, अनुकूलन, ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा था। ये सभी घटनाएं, ये सभी प्रक्रम किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। जैव प्रक्रम को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। यानी अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक कार्यों में जैविक प्रक्रमों को संपन्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जैव प्रक्रम जीव जीवित रहने के लिए कुछ कार्य करता है, अनिवार्य हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें आपने 3-4 जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा है। जैसे कि पाचन पढ़ा था कि जीव जीवित रहने के लिए पाचन करता है, श्वसन करता है। इसके अलावा उसमें परिसंचरण की घटना होती है, उत्सर्जन पढ़ा हुआ है, और इसके अलावा समस्थापन या कहें कि अनुकूलन। अनुकूलन के बारे में आपने पढ़ा है, यानी अपने आप को किसी स्थान के वातावरण के अनुसार ढालना। ठीक है, अब इन सभी प्रक्रमों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? ऊर्जा की। और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। अब अगर मान लीजिए भोजन नहीं होगा, जीव भोजन ग्रहण नहीं करेगा, तो उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी। और अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वह जैव प्रक्रम नहीं कर पाएगा, और अगर जैव प्रक्रम नहीं करेगा तो वह जीव जीवित कैसे रहेगा? ठीक है, यानी यह बात आपको समझ में आ रही है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग हम अपने जैविक प्रक्रमों को संपन्न करने में करते हैं। ठीक है, पाचन में करते हैं, श्वसन में करते हैं, आदि इस तरह की घटनाओं में करते हैं। आपसे जैव प्रक्रम का एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो आप एग्जाम्पल जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि सभी हरे पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य सहित कोई भी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो सभी हरे पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आपको यहाँ भी याद होगा कि कक्षा 7 में आपने एक प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, पादपों में पोषण, जहाँ पर आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, कि प्रकाश की उपस्थिति में सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस परिघटना को हमने क्या नाम दिया था? प्रकाश संश्लेषण नाम दिया था, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा था। ठीक है, तो पौधे आपसे पूछेगा अगर एग्जाम में कि पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो सभी हरे पौधे, ध्यान दें पौधे का हरा होना अनिवार्य है, वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। सभी हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ा है, ठीक है। तो अभी इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जो सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। रिवीजन करना है कि आपने जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था। जो हरे पौधे अपना भोजन बना रहे थे वह किस प्रोसेस के द्वारा बना रहे थे, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहे थे, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। अब अगली बात आती है कि सभी जंतु या मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो आखिर ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का क्या मतलब है। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्टली पौधों से ले सकता है, जैसे एक शाकाहारी, इस टर्म से आप अच्छे से परिचित होंगे। शाकाहारी यानी एक ऐसे जंतु जो केवल शाक सब्जी खाते हैं, ठीक है। एक शाकाहारी जंतु है तो वह अपना भोजन डायरेक्टली पौधे से ग्रहण करता है। लेकिन एक जो मांसाहारी होता है, यानी जो मांस को आहार के रूप में लेता है, मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, वह तो साग सब्जी नहीं खा सकता, वह तो मांस ही खाएगा। और वह मांस किसका खाएगा, शाकाहारी का खाएगा। लेकिन जो शाकाहारी की एनर्जी है, ऊर्जा है, वह तो किसी पौधे से ही आई है। यानी उस मांसाहारी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधे से ही ग्रहण किया। तो यहाँ आपको दो तरीके से इसको समझना है। पहला कि दुनिया का कोई भी जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करता है, पादपों से प्राप्त करता है। और एक पॉइंट कि जैसे मनुष्य है या अन्य कोई जंतु हो सकता है, मान लिया मनुष्य की बात करते हैं, ठीक है, स्पेशली अपने बारे में बात करते हैं कि मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी के अलावा एक तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है सर्वाहारी, ओमनीओरस की, यानी एक ऐसे जीव जो साग सब्जी भी खा सकते हैं और मांस का भी भक्षण कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें जो है हम लोग सर्वोच्च उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य सुपीरियर कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि यह साग सब्जी भी खा सकता है, शाकाहारी भी हुआ, और ये मांस भी खा सकता है, जंतु उत्पाद भी खा सकता है, तो वह मांसाहारी भी हुआ, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई। क्या कहा गया कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमने कहा भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपने कहा कि भाई भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। साथ ही साथ जो सबसे मुख्य कार्य है हमारा दैनिक कार्य में, जैविक प्रक्रम, ठीक है, यह 24 आवर्स चलता रहता है, इसके लिए आवश्यक है भोजन। इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग जैविक प्रक्रम को संपन्न करने में करते हैं। इसके बाद कहा गया कि सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन कोई भी जंतु अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं है, कुछ अपवादों को छोड़कर। वो अपवाद आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अभी आपको यही जानना है, कोई भी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वह अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पौधों से ही ग्रहण करता है। मनुष्य के बारे में बात की गई तो मनुष्य सर्वाहारी कैटेगरी में आता है, सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, यानी कि यह शाक सब्जी भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है, इसलिए इसे हमने सर्वोच्च उपभोक्ता कहा। सर्वाहारी हमारे सर्वोच्च उपभोक्ता में आते हैं। और यहाँ आप ये बात समझ गए होंगे कि मनुष्य अपना भोजन पादप तथा जंतु दोनों से प्राप्त कर सकता है। और आज इस लेसन की पृष्ठभूमि यही थी कि हमें पादपों से प्राप्त किए जाने वाले भोजन के बारे में पढ़ना है। लेसन का नाम ही था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है। पादपों से प्राप्त किए जाने वाले भोजन के बारे में पढ़ना है, उसकी खेती के बारे में पढ़ना है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट कहा गया कि मनुष्य अपना भोजन
जंतुओं से भी प्राप्त कर सकता है। तो छोटा सा पॉइंट है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद पुनः हम अपने टॉपिक पे आएंगे फसल उत्पादन पर। ठीक है, तो उसको थोड़ा समझते हैं। एक दो बातें हैं जो जंतुओं से संबंधित हैं, यानी मनुष्य अपना भोजन जंतुओं से प्राप्त करता है। तो कैसे प्राप्त करता है, इसमें कुछ आपको जंतु उत्पादों के नाम याद रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए दूध। दूध एक जंतु उत्पाद है, यह किसी पादप से नहीं प्राप्त होता है। यह गाय से प्राप्त होता है, भैंस से प्राप्त होता है, या बकरी से प्राप्त होता है, ऊंट से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह सारे जो आपने अभी देखे जानवर, ठीक है, ये जंतु हैं और इनसे क्या प्राप्त हो रहा है, दूध प्राप्त हो रहा है। तो मनुष्य ने अपना भोजन जंतुओं से ही प्राप्त किया। इसके अलावा मछली से मांस प्राप्त होता है। इसके अलावा पोल्ट्री यानी कि मुर्गी या कहीं मुर्गा, ठीक है, इससे भी हमें क्या प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है। एनसीईआरटी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिक्र करती है कार्ड मछली के बारे में। ये पॉइंट आपको समझना है, कार्ड मछली। कार्ड एक मछली है जिसके लीवर से आयल निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड लीवर आयल। इसी मछली के नाम से पड़ गया कार्ड लीवर आयल। इसकी विशेषता क्या है, कार्ड मछली से कार्ड लीवर आयल प्राप्त होता है और इस आयल में एक विटामिन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, या कहें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। आप कहेंगे विटामिन डी तो हम डायरेक्टली सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं, हमें किसी जंतु से प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। तो यहां आपको ध्यान देना है, विटामिन डी दो तरह का होता है, उसमें से एक ही प्रकार ऐसा है जो सूर्य से प्राप्त होता है, दूसरा हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, वह दूध से प्राप्त होता है, लेकिन दूध में कम मात्रा में होता है। ठीक है, जो कार्ड मछली है, इसमें इसका जो लीवर आयल है, इसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्ड लीवर आयल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है, किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। तो आपको ध्यान देना है, विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट है कि जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं, तटीय का मतलब तटीय क्षेत्र, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग, जो समुद्री इलाकों के आसपास रहते हैं, तटों पर रहते हैं, उनका मुख्य भोजन मछली ही है। जैसे अभी हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग का भोजन क्या होता है, गेहूं चावल। ठीक है, लेकिन जो तटीय क्षेत्र के लोग होते हैं उनकी अधिकता किधर होती है, मछली। ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों के लोगों का मुख्य आहार क्या हो गया, मछली हो गई। और एक मछली के बारे में आपको बताया गया, कार्ड मछली। इस मछली में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है, कार्ड लीवर आयल निकाला जाता है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, फसल यानी कि क्रॉप। ठीक है, फसल उत्पादन हमें पढ़ना है। उससे पहले एक मिनट इसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने कहा था कि मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करता है। अब जंतुओं के संबंध में तो मान लीजिए हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर दी कि तटीय क्षेत्रों के लोगों का मुख्य आहार मछली है। इसके अलावा मैदानी भागों में भी खाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तटीय क्षेत्रों के लोगों के लिए वह मुख्य है। ठीक है, अब बात करते हैं उनके बारे में जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, क्या आपको लगता है कि आपके चारों तरफ नेचुरली जितने पेड़ पौधे हैं उससे आप पूरी आबादी को भोजन उपलब्ध करा सकते हो?
तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। यानी हमें आवश्यकता महसूस हुई कि हम कुछ विशेष प्रकार के पौधों को, ठीक है, विशेष प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाएं और इसी प्रकार से कृषि का आविष्कार होता है। यानी फसल की परिभाषा क्या हो गई? जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। जैसे एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल भी देती है, गेहूं की फसल। गेहूं की फसल का क्या मतलब है कि एक क्षेत्र है जहां पर पौधे उगाए गए हैं, बड़े पैमाने पर उगाए गए हैं और सभी के सभी पौधे गेहूं के ही। यानी बात स्पष्ट है, एक ही प्रकार के पौधे होने चाहिए, बड़े पैमाने पर उगाए जाने चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। ठीक है। अब फसल में दो बातें आपको और ध्यान देनी है। पहला कि विशेष उद्देश्य। और दूसरा विशेष पौधे। ठीक है। जब हम फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस फसल को उगाने का एक विशेष उद्देश्य होता है। अभी जिस लेसन की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें मुख्य रूप से भोजन के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन कालांतर में यानी कि आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि अन्य उद्देश्य के साथ भी खेती की जाती है। जैसे कपास उगाया जाता है तो कपास से हमें कोई भोजन नहीं प्राप्त होता है, कपास से रेशा प्राप्त होता है जिससे हम धागे बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो एक उद्देश्य होता है फसल उगाने का, जिससे कृषि की शुरुआत हुई थी, वह भोजन के साथ जुड़ा है। ठीक है। तो आपको यहां पहले से ही समझना है कि फसल में एक विशेष उद्देश्य होता है और विशेष प्रकार के पौधे होते हैं। जिस उद्देश्य से आप खेती करना चाहते हो, पौधों को उगाना चाहते हो, तो उसी उद्देश्य के साथ अपनी फसल भी चूज करते हो, पौधों को चूज करते हो। जैसे कि मान लीजिए हमें कपड़ा चाहिए, तो कपड़े के लिए हम कपास की खेती करेंगे, जूट की खेती करेंगे या पटसन, जिसको सन भी बोला जाता है। ठीक है। इसकी खेती करने वाले हैं। और अगर हमें मान लीजिए भोजन चाहिए तो हम गेहूं उगाएंगे, चावल उगाएंगे, मक्का उगाएंगे। मान लीजिए हमें पशुओं के लिए चारा चाहिए तो हम बाजरा उगाएंगे। इस प्रकार से हमारा फसल को उगाने का एक विशेष उद्देश्य होता है और उस विशेष उद्देश्य के अनुसार हम विशेष प्रकार के पौधों का चयन करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमें भोजन प्राप्त करना है और हमने किसी बड़े क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बबूल की खेती कर दी। अब बबूल से हमें कोई भी भोजन नहीं मिलने वाला है। ठीक है। औषधियां कुछ मिल सकती हैं, वो अलग बात है, उसका उद्देश्य अलग है। लेकिन जब हम भोजन के लिए पौधे उगा रहे हैं तो हमें भोजन के अनुसार ही विशेष प्रकार के पौधों का चयन करना पड़ेगा। आपने बबूल का पेड़ उगाया था तो वही बात आती है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। यानी कि जब आपने बबूल का पेड़ लगाया है, विशेष प्रकार के पौधों का चयन नहीं किया, तो आपको भोजन नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए आम का लगाया होता तो कम से कम एक सीजन में ही कुछ मिल जाता। ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब यही है कि जब हम खेती करते हैं
तो एक विशेष उद्देश्य के साथ करते हैं और उसी विशेष उद्देश्य के अनुसार हम विशेष प्रकार के पौधों का चयन करते हैं। एनसीईआरटी ने जो परिभाषा दी उसको आपको पहले बताया जा चुका है कि जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम फसल का वर्गीकरण करने वाले हैं। जैसे कि फसल का वर्गीकरण, फसल को कई प्रकारों से बांटा गया है, लेकिन अभी जो हम फसल का वर्गीकरण करने वाले हैं वह हम मौसम के आधार पर करेंगे। मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण। इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं जिससे आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले चार्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं इस चीज को। तो अब हम फसल का वर्गीकरण करते हैं और हमने बताया कि फसल का वर्गीकरण हम मौसम के आधार पे करेंगे। ठीक है, ऋतु के आधार पे। तो वर्गीकरण हमें करना है फसल का और किसके आधार पे? मौसम के आधार पे। क्योंकि जो वर्गीकरण हम करने वाले हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपने वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पे किया है, तो आपको बताना है मौसम के आधार पे। ठीक है, और मौसम के आधार पे या कहें कि ऋतु के आधार पे फसल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उसमें भी एनसीईआरटी ने 2 के बारे में दिया है, तीसरे का जिक्र है। ठीक है, तो आपको 3 ही मान के चलना है। ठीक है, और 2 के बारे में स्पेशली समझना है। ठीक है, कौन कौन से हैं? रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा हमारा आता है जिसको हम जायद की फसल कहते हैं। इसका थोड़ा सा कम जिक्र हुआ है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, अभी इस पर हम थोड़ा सा अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फसलों को हमने 3 प्रकार में बांट दिया, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, तो इस कॉलम को पहले फिल कर देते हैं। फसल, रबी, खरीफ और जायद। ये 3 हमारी फसलें हैं। ठीक है, अब जैसा कि कहा गया था ऋतु के आधार पे, मौसम के आधार पे ये वर्गीकरण किया गया है रबी, खरीफ और जायद का। ठीक है, तो अब ऋतु के आधार पे इसको समझते हैं। अब आपको ध्यान देना है, अभी जैसे शीत ऋतु चल रही है, ठंडी का मौसम चल रहा है, आपने शीत ऋतु में एक फसल बोई थी, गेहूं। ठीक है, और गेहूं की फसल रबी की फसल है। इससे क्या अर्थ निकलता है कि रबी की फसल की ऋतु क्या होती है? शीत ऋतु होती है। या कहें कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से इसके पहले आपने धान बोया था। कब बोया था? बरसात के मौसम में। तो आपको बता दें धान एक खरीफ की फसल है और धान आपने बोया था बरसात के मौसम में जब बारिश हो रही थी। यानी धान आपका एक खरीफ की फसल है और आपने धान बोया था वर्षा ऋतु में। यह कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। और तीसरा एक बच जाता है जायद की फसल। जैसे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि भारत के कुछ भागों में दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं और इन्हीं ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को हम जायद की फसल कहते हैं। ठीक है, तो जायद की फसल का ऋतु क्या हो गया? ग्रीष्म ऋतु हो गया। ग्रीष्म ऋतु।
अब हमने कहा था जायद की फसल, इस नाम का जिक्र नहीं हुआ है, पहले की बुकों में जायद नाम से इसको पुकारा जाता था। सिर्फ इतना ही कहा गया है कि भारत के कुछ भागों में दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके साथ साथ एक अन्य नाम भी याद करना चाहिए। जायद की फसल के साथ साथ इस जायद का एक दूसरा नाम याद करें, ग्रीष्म फसलें। ठीक है, जब भी एनसीईआरटी में इसके उदाहरण से कोई क्वेश्चन आएगा कि दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं, ये किस प्रकार की फसलें हैं, और अगर आपको जायद नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो आप कहाँ टिक करने वाले हैं, कहाँ निशान लगाएंगे? तो आपको ग्रीष्म फसलें नाम से इसको पुकारना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ग्रीष्म फसलें किसका नाम है? जायद। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? ग्रीष्म फसलें। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके उगाई और कटाई के समय के बारे में समझते हैं। ठीक है, रबी की फसल शीत ऋतु में। ठीक है, एक ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती है, ऐसी फसल को हम क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, सबसे आसान सा याद करने का तरीका यही है, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मौसम, क्योंकि आपको पता है किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपको मौसम के साथ फसल के नाम याद रहेंगे तो आप उदाहरण भी आसानी से बता सकते हो। जैसे अभी गेहूं का नाम लिया था। ठीक है, और भी फसल आप बता सकते हो, मटर बता सकते हो, चना बता सकते हो, सरसों बता सकते हो, अलसी बता सकते हो, आलू भी इसी मौसम में बोया है, ठंडी के मौसम में। ठीक है, तो जितनी भी फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। इसमें हमने बताया कि ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट लेती हैं, क्योंकि फसल के जो पकने का एक समय होता है, तैयार होने का समय होता है, औसतन 3 से 4 माह का होता है। ठीक है, यह औसत, ठीक है, एवरेज, इससे कम भी हो सकता है, जैसी फसल होगी आपकी। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन जो गेहूं धान ये मुख्य फसलें हैं तो आप देखते हैं 3 से 4 महीने का समय लगता है इसमें। ठीक है, तो इसी आधार पर कहा जा रहा है कि औसतन समय 3 से 4 महीने का होता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काट लिया जाता है। ठीक है, अब जरा इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल, तो ध्यान देंगे, रबी की फसल का मुख्य एग्जाम्पल गेहूं है। क्या है? गेहूं। गेहूं अभी बोया गया है ठंडी के मौसम में, शीत ऋतु में। ठीक है, इसके अलावा चना है, सरसों, गेहूं के साथ ही आप सरसों ही बोते हो, मटर भी इसी समय बोया जाता है। इसके अलावा अलसी, अलसी, इसको तीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अलसी। तो ये सभी फसलें, गेहूं, चना, सरसों, मटर, अलसी, ये सारे एग्जाम्पल में डिस्क्राइब हैं, आपको याद करने हैं। रबी की फसल के एग्जाम्पल आपने इतना तो समझ लिया होगा कि रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है और आपको ये सभी मालूम है। और एक जो गांव के परिवेश के लड़के हैं, ठीक है, जो गांव में रहते हैं, उन्हें तो ये सब अच्छे से मालूम होता है कौन सी फसल जो है किस मौसम में बोई जाती है। तो अगर आपने मौसम और उसकी फसल का नाम याद कर लिया तो आसानी से बता दें। शीत ऋतु में रबी की फसल है तो आप सबको पता है गेहूं शीत ऋतु में ही बोया जाता है, चना भी, सरसों, मटर, अलसी, ये सारे के सारे जो है ठंडी के मौसम में बोए जाते हैं। तो ये सब किस में आएंगे? रबी की फसल में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें खरीफ की फसल। अब जैसा कि कहा गया है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु कब होती है? मानसून कब आता है? जून के लास्ट वीक में मानसून जो है आ जाता है। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में लास्ट वीक लगभग 22 जून, मान लीजिए 22 जून तक जो है मानसून एंट्री कर जाता है। तो धान, खरीफ की फसल है, धान के बोने और काटने का क्या समय है? यही समय जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जैसा भी है, ठीक है, आगे पीछे अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है, ठीक है। यानी खरीफ की फसल एक ऐसी फसल है, अगर कटाई और उगाई के आधार पर बात करें, उगाई और कटाई, ठीक है, तो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काट ली जाती है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आपका आता है धान सबसे पहले नंबर पे। इसका दूसरा प्रमुख एग्जाम्पल है मक्का। आपको याद होगा धान के साथ ही मक्का ही बोया गया, ठीक है, धान, मक्का। इसके अलावा कपास, कुछ और एग्जाम्पल हैं। कपास भी आपको ध्यान देना है, खरीफ की फसल है, ठीक है। ये सब हल्का सा उष्ण जलवायु की फसलें हैं, ठीक है। हल्का सा इन्हें गर्मी अधिक होती है और साथ साथ पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसी वजह से इन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसके अलावा मूंगफली, एनसीईआरटी ने दिया है मूंगफली, तो एग्जाम्पल में आपको मूंगफली भी लेना है, क्योंकि जब परीक्षा में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मूंगफली के बारे में। जैसे कि जहाँ खेती होगी वहाँ के लोग तो जानते होंगे, नॉर्मली और जगह जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ मूंगफली खेती नहीं होती है, तो यहाँ के लोग नहीं जानते, ठीक है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, मूंगफली। इसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन भी आपकी खरीफ की फसल है। कुछ और एग्जाम्पल हैं, ज्वार, बाजरा, ये सारे के सारे आपके खरीफ के फसल हैं। आपको एग्जाम्पल याद करना है। मुख्य रूप से आपको अगर खरीफ की फसल की बात करें, धान है, मक्का है, ठीक है, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, इतने एग्जाम्पल तो आपको याद करने ही करने, ठीक है। और अगर कठिनाई के स्तर की बात करें तो जो आपको समस्या हो सकती है वो मूंगफली, सोयाबीन, कपास, इन तीनों समस्या हुई। एग्जाम में आ गया कि कपास किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, या फिर ग्रीष्म फसल है, जायद फसल है, तो आपको समस्या हो जाए, क्योंकि कपास आपको पता है गर्म जलवायु की फसल है। लेकिन अगर इसका वर्गीकरण इसके आधार पर रबी और खरीफ में करना हो तो इसको हम खरीफ में रखेंगे, ठीक है। तीसरा आपका है जायद की फसल, जिसको हमने अभी एक अन्य नाम दिया, ग्रीष्म फसलें। कहा गया है कि दालें तथा सब्जियां, कुछ विशेष प्रकार की दालें, जैसे दालों की बहुत बड़ी कैटेगरी है, तो दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं और इसे हम जायद की फसल के नाम से जानते हैं, या कहेंगे ग्रीष्म की फसल के नाम से जानते हैं। इसके बोने का समय होता है मार्च अप्रैल, और कटाई का समय जो होता है जून जुलाई होता है। यानी मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और कटाई का समय क्या रहता है, जून जुलाई, ठीक है। मान लीजिए किसी का जून में कट गया तो किसी का जुलाई में, थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, ठीक है। तो एक औसत में आपको लेके चलना है, सबसे बढ़िया तरीका यही है, उसका आप मौसम याद कर लो, ठीक है, जो भी वहाँ ऑप्शन में आएगा। मान लीजिए एग्जाम में आया कि रबी की फसल का समय, ऐसा कुछ आ गया कि रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है, किस माह से किस माह तक बोई जाती है। अब रबी की फसल आपको अगर याद है कि शीत ऋतु में बोई जाती है, तो आप मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई नहीं लगाने वाले, क्योंकि ये तो ग्रीष्म का मौसम होता है, गर्मी का मौसम, ठीक है। ठंडी का मौसम तो अक्टूबर नवंबर शुरू होता है और ये वही मान लीजिए फरवरी मार्च तक जाता है, मार्च तक मान के लिए लास्ट ही है। तो इस प्रकार से अगर आपको मौसम उसका याद है, आप आसानी से महीना भी उसमें निकालें, क्योंकि जो भी ऑप्शन में आते हैं बाकी ऑप्शन बहुत दूर के होते हैं। रबी की फसल ठंडी में उगाई जाती है, तो बाकी जो ऑप्शन होने वाले हैं वो गर्मी के होंगे, वर्षा ऋतु के होंगे, इसे आप आसानी से पहचान लोगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की जब बात करें, ग्रीष्म फसलों के एग्जाम्पल की, तो दालें अभी बताया गया है, दालें। इसके अलावा सब्जियों की बात की गई है, तो सब्जियां भी ले लेते हैं, सीधा आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सामान्यतः सब्जियां जो है किस मौसम में उगाई जाती हैं, वैसे इनका दालें सब्जियों का साल भर का कोई ऋतु होता नहीं है विशेषकर, ठीक है। कोई न कोई दाल, कोई न कोई सब्जी साल भर बोई ही जाती है, लेकिन कुछ जो ज़्यादातर श्रेणी की हैं, जैसे मान लीजिए सब्जियों में बात करें, ककड़ी,
गर्मी के मौसम में बोई जाती है। खीरा गर्मी के मौसम में बोया जाता है। इसके अलावा तरबूज खरबूज की अगर बात करें, ये भी गर्मी के मौसम में बोए जाते हैं, तरबूज खरबूज। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछते, दालें और सब्जियां जो है किस मौसम में उगाई जाती हैं? गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हम थोड़ा सा कुछ भारत की मुख्य फसल, जैसे गेहूं धान मुख्य फसल है, आप सबको पता है, जो भी भारत में रहता है उसको पता है गेहूं और धान ही जो है मुख्य फसल है। ठीक है, तो इनके उगाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की बात करते हैं। हमें गेहूं उगाना है तो गेहूं के लिए क्या परिस्थितियां चाहिए? क्यों जो है गेहूं शीत ऋतु में उगाया गया, क्यों नहीं इसको गर्मी में उगाया गया होता? या धान उगाया गया तो इसको वर्षा के मौसम में, बरसात के मौसम में क्यों उगाया गया? इसके लिए थोड़ा सा बात करते हैं। तो आपको ध्यान देना, गेहूं की फसल, धान की फसल या कहें मक्के, तीन के बारे में हम बात करने वाले हैं, गेहूं, धान और मक्के की फसल। ये सभी आपकी समशीतोष्ण जलवायु की फसलें हैं। यानी एक ऐसा जलवायु, जलवायु का मतलब क्या है? एक ऐसा मौसम जो सदैव समान रहता है। ठीक है, जैसे मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ पड़ती है, मैदानी क्षेत्र में समशीतोष्ण, जितनी मात्रा में ठंडी पड़ती है उतनी ही मात्रा में गर्मी पड़ती है। ऐसी ही जलवायु इन फसलों के लिए चाहिए। किसके लिए? गेहूं के लिए, धान के लिए और मक्के के लिए। ठीक है, तो जलवायु में आपको ध्यान देना है, गेहूं धान समशीतोष्ण जलवायु की फसलें हैं। वर्षा की अगर बात करें तो गेहूं को मान के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जितने अभी मतलब उसको फसल उगाना है, टोटल उसको 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा या कहें कि पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सही माना जाता है गेहूं की फसल के लिए। ठीक है, धान की बात करें तो धान को वर्षा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके लिए करीब 120-130 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। 80 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। एनसीईआरटी में बूझो और पहेली नाम के दो कैरेक्टर होते हैं, तो उसमें किसी के दिमाग में, ठीक है, बूझो या पहेली, किसी के दिमाग में प्रश्न उठता है कि मैं धान की फसल को शीत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में क्यों नहीं उगा सकता? तो उसका जवाब यही है कि धान की फसल को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, और अधिक मात्रा में पानी किस मौसम में उपलब्ध होता है? वर्षा के मौसम में नेचुरली पानी उपलब्ध होता है। ठीक है, इतना सिंचाई आप कहाँ से करेंगे? हर 2 दिन पे उसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही कारण है धान की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। इसको 80, 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, और यह जो है 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है झेल सकता है, या इतने तापमान की इसको आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ा सा गर्म तापमान इसको चाहिए होता है धान की फसल को। मक्के की फसल की बात करें तो इसको धान से हल्का सा कम, मान लीजिए 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए मक्के की फसल के लिए। और आर्द्रता की बात करें, आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में नमी की मात्रा। तो वायुमंडल में नमी होनी चाहिए, लेकिन वह नमी ध्यान देंगे 10 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो, यानी कि बहुत कम तापमान नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात ही कर रहे हैं 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो अधिकतम हो गया मान लीजिए, लेकिन मक्के की फसल में अगर 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे आएगा तो मक्के की फसल नहीं तैयार हो सकती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सी फसल कि मक्के की फसल के लिए कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो वहां आया था कि अधिक मात्रा में वर्षा, उच्च तापमान, और कुछ आया था एक उसमें निम्न तापमान था, न्यून तापमान। तो न्यून तापमान जो है अनिवार्य परिस्थिति नहीं है, बल्कि उसके लिए उल्टी पड़ जाती है। अगर न्यून तापमान होगा, बहुत कम तापमान होगा तो मक्के की फसल नहीं हो सकती। हालांकि न्यून तापमान की बात आपके सारे
खरीफ की फसल लागू होता है, ग्रीष्म की फसल लागू होता है, ये सभी जो है बहुत न्यून तापमान पर जो है तैयार नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मक्के की फसल के अच्छा नहीं माना जाता। धान के लिए भी यही नियम लागू होता है और अदर जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उन सभी पर यह नियम लागू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फसल का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट हम लोग फसल पद्धतियों के बारे में बात करेंगे। यानी जब मान लीजिए कि आप खेती करना चाहते हो तो फसल को उगाने से लेकर उसमें से अनाज प्राप्त करने तक क्या प्रोसेस है, उन चरणों के बारे में समझेंगे। लेकिन उसके लिए हमें खाली स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको एक बार रिमूव करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। चलिए, मान लीजिए कि हमें या फिर आपको गेहूं की फसल उगानी है। अब अगर मान लीजिए आपने गेहूं की फसल उगाई है तो जरा सोचिए कि आपने क्या क्या किया था, कैसे आपको गेहूं के दाने प्राप्त हुए थे, बोने से लेकर, या बोने की सोचने से ही लेकर बात करें। ठीक है, नहीं कुछ स्टेप तो छूट ही जाएंगे, आप बुआई शुरू कर दोगे। ठीक है, और उसके भंडारण तक जाना है, घर में जब तक ला के रख लिए थे वहां तक सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है कि भैया हमें मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, हम गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही होगा कि हम मिट्टी को फसल उगाने के अनुकूल बनाएं। सीधा ही ऐसे आप कहीं नहीं बोल सकते, चल रहे हो सड़क पे, चले जा रहे हो गेहूं के बीज छींटे जा रहे हो। भैया ने कहा था कि 3 से 4 महीने औसतन समय लगता है। अब मैं 4 महीने बाद आऊँगा और देखूंगा कि सड़क पे मेरी फसल तैयार हो गई है कि नहीं। ठीक है, तो वही एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि मिट्टी तैयार करना। ठीक है, तो साथ में लिखते चलते हैं और गेहूं के बारे में आप याद करते चलेंगे। ठीक है, गेहूं में एक किया था कि नहीं किया था, किसी भी फसल में आप ले लीजिए, लेकिन मान लीजिए अभी सीजन गेहूं का चल रहा है तो हम गेहूं को लेके चलेंगे। मिट्टी तैयार करना, आपने मिट्टी तैयार की, इसका क्या मतलब होता है? मिट्टी तैयार करने का क्या मतलब होता है? मिट्टी तैयार करने का क्या मतलब है? इसका मतलब जुताई, जिसको सिंपलेस्ट भाषा में आप क्या कहते हैं, जुताई। ट्रैक्टर से या फिर हल से, जैसे भी आपके यहाँ जो भी साधन होता है, आप मिट्टी की जुताई करते हैं, अपने खेतों की जुताई करते हैं। इसको जो है मिट्टी तैयार करना कहा जाता है। अब मान लीजिए आपने मिट्टी तैयार कर लिया गेहूं के लिए, खेत की जुताई हो गई, ट्रैक्टर बुलवाया, खेत जोता गया। इसके बाद क्या करना है, बीजों का चुनाव करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे बीज चुनेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, बुआई करेंगे। ठीक है, मिट्टी तैयार कर लिया। दूसरा प्रोसेस क्या है, बुआई का। ठीक है, आपने गेहूं बो दिए। अब 1 हफ्ते बाद या फिर 15 दिन बाद आप इसमें खाद एवं उर्वरक डाले होंगे। ठीक है, क्या किया, खाद डाला। खाद की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि जैसे आपको भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन से आपको पोषक तत्व मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, तो वैसे इस पौधों को भी तो कुछ पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मिट्टी उतना पोषक तत्व नहीं उपलब्ध करा पाती है, तो कुछ अलग से आपको एक्स्ट्रा जो है उसमें मिलाना पड़ता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक मिला दिया। इसके बाद क्या करते हो, शीत ऋतु चल रही है, बरसात तो होने वाली नहीं है, तो आप क्या करते हो, सिंचाई करते हो। मान लीजिए बरसात से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर हो जहां पर, लेकिन होती नहीं है शीत ऋतु ना। तो अगला प्रोसेस क्या हो जाता है, सिंचाई। अब देखिए, जब आपने मिट्टी तैयार कर दी, बुआई कर दी, यानी बीज बो दिए,
खाद और उर्वरक भी डाल दिया और पानी भी दे दिया, फसल तो आपकी अच्छे से बढ़ रही है। लेकिन फसल के साथ साथ कुछ आवारा टाइप के पौधे होते हैं जो बेवजह के खेतों में उग जाते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारे खेतों में आए, लेकिन वो आ ही जाते हैं, नेचुरली आ जाते हैं। ठीक है, और वो करते क्या हैं, हमारी मुख्य फसल से, गेहूं की फसल से क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। भाई खाद एवं उर्वरक आया, वो जान रहे मेरे लिए नहीं दिया है, किसान ने जो है मेरे लिए नहीं दिया है, वो तो गेहूं के लिए दिया है। तो इससे पहले कि गेहूं को मिले वो पहले उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, इससे गेहूं या जो हमारी जो भी फसल है उसको कम मात्रा में पोषक मिल पाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है, जो विशेष प्रकार के, क्या कहें कि विशेष प्रकार के नहीं हैं, ये पौधे जो हैं विशेष नहीं है हमारे लिए, वो हमारी मुख्य फसल से विशेष पौधे से क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और ऐसे ही पौधों को हम वीड्स के नाम से जानते हैं, खरपतवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंचाई के बाद इसमें खरपतवार उगाते हैं, तो हमारा क्या प्रोसेस होता है भाई, खरपतवार को बाहर निकाला जाए, खरपतवार निकालना। अब आपने खरपतवार निकाल दिया, अब आराम से जो है 1-1.5 महीने बैठिए, बीच में जाके अपने खेत को देखिए। ठीक है, कि हमारी जानवर तो नहीं बीच में आके चल रहे हैं, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, और जब खरपतवार निकाल दिए तो आपकी फसल जो है सब कुछ पा चुकी है, खाद एवं उर्वरक पा चुकी है, सिंचाई हो गई है। ठीक है, अब उसे आराम से बढ़ने दीजिए और पकने का इंतजार करिए। ठीक है, और जब फसल पक जाए तब क्या करना है, दरांती लेना है। दरांती जानते ना, दरांती दांतेदार हंसिया, दरांती लेना है और फसल को क्या करना है, काटना है। यानी अगला प्रोसेस क्या है हमारा, कटाई का है। ठीक है, फसल पक चुकी है, हमें क्या करना है, फसल की कटाई करना है। और कटाई के बाद भी बीच में कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, मान ली कटाई किया, ठीक है, उसमें अब फसल से बीजों को अलग करेंगे। ठीक है, थ्रेसिंग। अब मानिए बीज अलग कर लिए, बीज प्राप्त हो गया है, अब लास्ट प्रोसेस हमारा होता है भंडारण करना। या खेत में ही छोड़ दोगे, ठीक है, उसको घर ले आते हो, अच्छे से ड्रम में पैक करके रखते हो, या बड़े बड़े भंडार गृह में, कोल्ड स्टोरेज में, कहीं भी अपना जैसा भी साधन है वहाँ ले जाके उसको स्टोर करते हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, भंडारण बोलते हैं। यानी लास्ट प्रोसेस हमारा क्या हो जाता है, भंडारण। अब आप कहेंगे भाई खाने के लिए तो कहा ही नहीं, खाएंगे कब, जब आवश्यकता पड़ेगी तब निकाल खाना। ठीक है, यहाँ फसल उगाने की बात हो रही है, खाने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सिर्फ कृषि पद्धतियों की बात हुई है। कृषि पद्धतियों का मतलब यही है कि कैसे हमें जो है खाने के लिए जो सोर्स है, अनाज है, वो कैसे प्राप्त होगा, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब एग्जाम में एक तो यही क्रम आता है, इससे क्वेश्चन क्या आता है, क्रम का। क्रम ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या किया, गेहूं की फसल उगानी थी, मिट्टी तैयार किया। ठीक है, बुआई किया, गेहूं के बीज बोए। ठीक है, फिर उसमें खाद एवं उर्वरक मिलाया। ठीक है, खाद यानी जैविक खाद जो गोबर से बनती है, उर्वरक मान के चलिए यूरिया मिलाया। ठीक है, जो भी। इसके बाद सिंचाई किया, पानी दिया, क्या हो गया, सिंचाई हो गया। खरपतवार निकाला, खरपतवार को निकाल के बाहर कर दिया। ठीक है, जो भी थे हाथ से उसको निकाल के बाहर कर दिया, क्या हो गया, वो खरपतवार निकालना। फिर कटाई की गई और लास्ट में क्या किया, भंडारण किया गया। तो एक क्रम आपको याद करना है, एक क्रम आता है बहुत कंफ्यूज करता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक फसल पकड़िए और सोचिए कि आपने क्या किया था पहले। जहाँ सही क्रम होगा वो आपके सामने खुद आ जाएगा। अब बोलेगा हम ही हैं, हम ही को चुनो। ठीक है, हाँ, बस आपको चुनना है। अब जरा सा इसको शार्ट में समझते हैं। मिट्टी तैयार करना, इसको हम लोग जुताई के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिट्टी को हम उलटते पलटते हैं, इसी को मिट्टी तैयार करना कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, जुताई कहा जाता है। ठीक है, प्लफिंग। यानी पहला प्रोसेस जुताई का था, फिर बुआई का था, अगला प्रोसेस क्या था, सिंचाई का था। ठीक है, मान ली खाद एवं उर्वरक मिलाया। ठीक है, सिंचाई का।
अभी आई वालों की बात हो रही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इनकी एक अलग से चर्चा करी जा रही है। जुताई, बुआई, सिंचाई। देखिए खरपतवार निकालने को एक नाम दिया गया है निराई करना। ठीक है, जैसे आप के घरों में लोग जाते हैं खेतों में, कहाँ गए, कहीं खेत निराने गए, ठीक है, फसल निराने गए। इसका मतलब क्या है, वो जाते हैं जो भी उसमें घास ओस उगा है उसको बाहर करते हैं, ठीक है, जो फालतू पौधे उगाए हैं साथ में उसको निकाल के बाहर करते हैं। इसको क्या बोला, निराई बोला जाता है। यानी सिंचाई की बात क्या करना है, निराई करना है, निराई। और निराई के बाद करना है कटाई, लास्ट प्रोसेस है एक तरह से कटाई। ठीक है, तो इतना आपको एक अलग तरीके से भी याद रखना है। जुताई किया जाता है, फिर बुआई किया जाता है, फिर सिंचाई और निराई किया जाता है, और लास्ट में क्या करते हैं, कटाई करते हैं। फिर क्या करेंगे, भंडारण करके रख लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें से बारी बारी से एक एक को समझते हैं। क्या है मिट्टी तैयार करना, जुताई बुआई क्या है, इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक देखते हैं, कुछ छूट ना जाए, नहीं तो समस्या होती है बाद में। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस है मिट्टी तैयार करना। ठीक है, क्या पढ़ना है, मिट्टी तैयार करना। कैसे हम मिट्टी तैयार करते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं मिट्टी तैयार करना है क्या। मिट्टी को उलटना पलटना तथा पोला बनाना। ठीक है, इस जुताई का मतलब या कहें मिट्टी तैयार करना, एक बार लिख लेते हैं, मिट्टी तैयार करना। इसमें क्या करते हैं हम, मिट्टी को उलटते पलटते हैं। मिट्टी को उलटना पलटना, तथा पोला बनाना। पोला यानी सरंध्र, उसमें हवा जा सके। ठीक है, बीच में जगह बना देनी है जिससे जो हो जाए क्या, हवा जा सके। पोला बनाना, ये क्या कहलाता है, मिट्टी तैयार करना, और इसी को हम जुताई के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका, जुताई है। मिट्टी को उलटना पलटना तथा पोला बनाना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है, प्लफिंग कहलाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब कहते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर आवश्यकता क्या है मिट्टी तैयार करने की, क्यों जो है हम मिट्टी को उलट पलट रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको वही बता ही दिया, फसल बोओगे क्या ज़मीन के ऊपर ही वैसे रख के चले आओगे। ठीक है, अरे वो ज़मीन में अंदर जाना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसमें कुछ उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो हमारी जो जड़ें हैं वो थोड़ा गहराई तक जाती हैं। ठीक है, और जो गहराई में जड़ें हैं, गहराई में जड़ें आसानी से श्वास ले सकती हैं और श्वसन कर सकती हैं। ठीक है, पौधे भी श्वास लेते हैं भाई, वो भी जीव हैं। ठीक है, तो गहराई में जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। इसका एक फायदा तो ये होता है, श्वास नहीं लेगा तो कैसे जीवित रहेगा। गहराई में जड़ें जो है आसानी से श्वसन कर सकती हैं। एक पहला उद्देश्य ये हो गया जुताई करने का। दूसरा की जो पोली मिट्टी होती है, ठीक है, जो हमने पोला किया है या उल्टा पलटा है, जो पोली मिट्टी होती है, यह केचुआ और सूक्ष्म जीव की वृद्धि की में मदद करती है। इनको रहने के लिए जगह देती है। केचुआ और सूक्ष्म जीव को क्या करती है, रहने के लिए जगह देती है। ठीक है, यानी इनकी भी वृद्धि में सहायक है। केचुआ और सूक्ष्म जीव की वृद्धि में क्या है,
सहायक है। अब कहेंगे भाई इससे हमें क्या मतलब है, हम तो फसल उगाने आए थे, हम केचुआ सूक्ष्म जीव इनकी वृद्धि करने क्यों लगे। तो देखिए ये जो केचुआ और सूक्ष्म जीव हैं ये किसानों के मित्र कहे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहे जाते हैं? किसानों के मित्र। अब जब किसानों के मित्र कहे जाते हैं कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगा ही होगा। क्या कहे जाते हैं? किसानों के मित्र कहे जाते हैं। केचुआ और सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र कहे जाते हैं। सांप को भी कहा जाता है, सभी सांप नहीं, स्पेशली एक धावन सांप होता है, रेट स्नेक, जो चूहों को खाता है, जहरीला नहीं होता, इसको जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, लेकिन केचुआ सूक्ष्मजीव की वृद्धि हम क्यों करा रहे हैं? ये किसानों के मित्र हैं, तो भाई आपने किसानों के मित्र कह दिया, इसका क्या मतलब है? उनकी वृद्धि कराने लगे। कैसे हमारी मदद कर रहे हैं इसको समझना। देखिए केचुआ सूक्ष्मजीव जो है ये करते क्या है, मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाते हैं। अब कहेंगे ये कौन सा नया शब्द आ गया? ह्यूमस, हर चीज नई मिल रही है। ठीक है, केचुआ सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र कहे जाते हैं। ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। ह्यूमस की मात्रा में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। अब जरा सा इस ह्यूमस को समझते हैं। ह्यूमस क्या है? देखिए ह्यूमस एक प्राकृतिक पोषक पदार्थ है। ठीक है, पौधों के लिए प्राकृतिक पोषक पदार्थ है। जैसे कोई जीव मर गया, ठीक है, तो सूक्ष्म जीव उसकी बॉडी को डिसे करते हैं, सड़ाते हैं। ठीक है, अब सड़ाने से होता क्या, उसका जो हानिकारक पदार्थ है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो उसके अंदर के खनिज थे, एलिमेंट्स थे, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया या कार्बन हो गया, ऐसे जो जरूरी तत्व थे वह मिट्टी में निर्मुक्त कर दिए जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है, और एक कहलाते क्या है? ह्यूमस कहलाते हैं, यानी जैव अपशिष्ट जिसको बोला जाता है, यानी कि कार्बनिक अपशिष्ट। जैसे कि सब्जियों का छिलका हो गया, पौधों का प्लांट डेड बॉडी है, ठीक है, कोई जंतु अपशिष्ट हो गया या मल हो गया। ठीक है, सूक्ष्मजीव करते क्या है? इसका जैविक अपघटन करते हैं, इसमें से हानिकारक पदार्थ को नष्ट कर देते हैं और जो जरूरी पदार्थ है उसे मिट्टी में क्या करेंगे? निर्मुक्त कर देंगे। इससे मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं और इसी प्राकृतिक पोषक तत्व को, यानी जैव अपशिष्ट से निर्मित पोषक तत्व को हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। तो ह्यूमस की अवधारणा क्लियर है कि ह्यूमस क्या है? जैव अपशिष्ट के अपघटन से निर्मित होने वाला पोषक पदार्थ क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। ये बात आपको समझ आ रही है? ह्यूमस, ठीक है, बहुत जरूरी है ह्यूमस को समझना। ज़्यादातर लोग को ह्यूमस समझ में नहीं आता कि ह्यूमस क्या है। तो यही चीज़ है कि जो कार्बनिक अपशिष्ट या फिर जैविक अपशिष्ट थे उनके अपघटन से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उस पोषक पदार्थ को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, केचुआ सूक्ष्मजीव जो है इसकी वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके अलावा केचुआ को हम प्राकृतिक हलवाहा के नाम से जानते हैं। भाई किसानों के मित्र केचुआ, सूक्ष्मजीव और सांप, तीन चीजें थी। सांप का यहाँ जिक्र नहीं है लेकिन सांप भी है, आपको ध्यान रखना। धावन सांप की बात हुई अभी, ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक हलवाहा का दर्जा है वो एकमात्र इसमें तीनों में से केचुआ के पास है। ठीक है, प्राकृतिक हलवाहा यानी प्राकृतिक रूप से हल चलाने वाला। अब देखो जहाँ केचुआ रहता है वहाँ की मिट्टी क्या करता है? इसलिए इसने खुद हल चला दिया और मिट्टी को उलट पलट दिया। ठीक है, इससे मिट्टी सरंध्र हो जाती है। ठीक है, इसके जल अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें गैसियस एक्सचेंजेस आसानी से हो सकता है, यानी कि गैसीय आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। इस वजह से केचुआ, सूक्ष्मजीव और जो हमारे धावन सांप है, धावन सांप क्यों कहा कि ये जो चूहा क्या है? किसानों का शत्रु है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अनाज खा जाते हैं। ठीक है, जैसे आप गेहूं बो के आए, चूहा जाएगा उसमें से गेहूं को खा जाएगा। अब आपकी फसल तो हो चुकी। तो धावन सांप जब खेतों में रहते हैं इससे क्या होता है? अक्सर खेतों के आसपास रहते ही हैं। ठीक है, चूहे वहां नहीं जा पाते हैं।
डर की वजह से दूर रहते हैं और जाएंगे फिर रेड स्नेक तो है ही संभालने के लिए, ठीक है। इस वजह से इन तीनों को जो है हम क्या कहते हैं, केचुआ और सूक्ष्मजीव और एक हमारा धामन सांप किसानों के मित्र कहते हैं, जिसमें से केचुआ को प्राकृतिक हलवाहा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्लियर बात। तो आपको अब तक समझ में आ गया कि हम मिट्टी क्यों तैयार करते हैं, ताकि केचुआ सूक्ष्मजीव जैसे जीवों की मात्रा में वृद्धि हो, मिट्टी सरंध्र बन जाए, ठीक है। इसके अलावा पोली करने से हवा अंदर तक जाती है, इससे जो गहराई में जड़ें हैं वो भी आसानी से श्वसन कर सकती हैं। क्योंकि एक और विशेषता है, जैसे गेहूं का पौधा है, इसकी जो जड़ है, ठीक है, बात करें गेहूं के पौधे की, ठीक है, ये जो पौधा है इसकी जो जड़ होती है ये अपस्थानिक जड़ होती है, झकड़ा जड़, ये मिट्टी के ज़्यादा नीचे तक जाएगी नहीं, और ऐसा ही सभी फसलों के साथ, ठीक है। अब है क्या, मान लीजिए पोषक पदार्थ इस लेवल पे है, इस लेवल पे, अब जड़ तो यहीं तक है, अब पोषक पदार्थ गेहूं का पौधा कैसे प्राप्त करेगा। तो जब हम जुताई करते हैं, मिट्टी को उलटते पुलटते हैं, अब क्या हुआ, ये पोषक ऊपर आने लगे, ठीक है। और जब ये पोषक ऊपर आएंगे तो जड़ें इन्हें आसानी से ग्रहण कर सकती हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मिट्टी या फसल बोने से पहले हम जुताई क्यों करते हैं, मिट्टी क्यों तैयार करते हैं, ठीक है। कभी कभी खेत में जब हम जुताई करते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जिसको ढेले बोलते हैं, ठीक है। इस ढेले को जो है तोड़ना पड़ता है, और यह कार्य हम लोग पाटल के द्वारा करते हैं, जिसको गांव में हेंगा के नाम से जाना जाता है। ट्रैक्टर चलता रहता है, कल्टीवेटर भी साथ में चल रहा है, जो जुताई करता है कल्टीवेटर उसको बोला जाता है, ठीक है, वह भी साथ में चल रहा है। और पीछे बांस का बना हुआ फट्टी होता है, उस पर एक दो आदमी बैठे होते हैं, जिससे मिट्टी पे दबाव पड़ता है और मिट्टी टूट जाती है। इसको पाटल के नाम से जाना जाता है, और गांव में हमने बताया हेंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आजकल एक कार्य रोटावेटर के द्वारा भी किया जाता है। कल्टीवेटर जो है वो सिर्फ जुताई करता था, रोटावेटर जुताई भी कर सकता है, ठीक है, और मिट्टी को समतल भी कर देता है, ठीक है। समतल करना भी आवश्यक है, नहीं कि सिर्फ जुताई कर दिया हो गया काम, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कृषि औजार के बारे में समझते हैं। कौन से कृषि औजार, जुताई पढ़ा ना, तो जुताई में प्रयोग होने वाले कृषि औजार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा कृषि औजार आता है हल। प्राचीन काल से ही हल का प्रयोग, ठीक है, एनसीईआरटी कहती है प्राचीन काल से ही हल का प्रयोग जुताई में, खरपतवार निकालने में और खाद एवं उर्वरक मिलाने में होता है, ठीक है। ये तीनों कार्य अगर फसल बोने से पहले, देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि भाई हल का प्रयोग जुताई में होता है, लेकिन ये खरपतवार निकालना ये बीच का प्रोसेस है। इसके अलावा क्या बोलते हैं कि खाद उर्वरक मिलाना, ये सब कार्य हल से तभी किए जाएंगे अगर बुआई से पहले किए जा रहे हैं। मान लीजिए धान की फसल थी, उसकी जो खुत्ती होती है वो खेतों में पड़ी है, वो खरपतवार ही, उसको निकालना है। अब बुआई से पहले ही कभी कभी जो खाद उर्वरक मिलाए जाते हैं, तो अगर ये तीनों कार्य साथ में किए जा रहे हैं तो हल से किए जाएंगे। आपको ध्यान देना, एग्जाम में अगर आ जाए कि हल से कौन सा कार्य किया जाता है, तो आपको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि पहला सबसे मुख्य कार्य जुताई का है, ठीक है, यानी मिट्टी तैयार करना। इसके अलावा खरपतवार निकालने और खाद उर्वरक मिलाने में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। हल दो बैलों की जोड़ी होती है, खींचती है, ठीक है, हल को। इसमें एक फाल, लोहे का टुकड़ा लगा होता है, इसको फाल बोलते हैं, नुकीला सिरा होता है, इसको मिट्टी में धंसा दिया जाता है। अब जब बैल आगे इसको खींचते हैं तो आपकी मिट्टी जो है इस तरीके से जुत दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुदाली की चर्चा हुई है। अच्छा, हल के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। जैसे ये हल का सिरा है, ठीक है, इस तरीके से हल होता है, ठीक है।
ये वाला सिरा जो है बैल में फंसा दिया जाता है, ठीक है। और ये एक लंबी डंडी है जिसको हल शैफ्ट बोला जाता है, ठीक है। ये सब आ सकता है, पहचानने के लिए जाना चाहिए। और ये जो नुकीला सिरा है इसको फाल बोलते हैं, लोहे का बना होता है, ठीक है। ये आपका हल है। अगली बात हो रही है कुदाली की। तो कुदाली का उपयोग भी खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला बनाने के लिए किया जाता है। कुदाली कुछ नहीं होता है, जैसे आपने फावड़ा देखा होगा, ठीक है। अरे फावड़े का बहुत एक पतला स्वरूप होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कुदाली बोलते हैं। इसके सिरे पर एक लकड़ी का सिरा रहेगा, इसके सिरे पर एक लोहे की हल्की सी चौड़ी पट्टी लगी रहेगी, ठीक है। ये होती है आपकी कुदाली, ठीक है। ये सब आपने देखा हुआ, कोई नई बात नहीं है। सबको समझना है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। मिट्टी को तैयार करने में होता है, खाद उर्वरक मिलाने में होता है, और खरपतवार निकालने में स्पेशली होता है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, भाई कृषि की बात कर रहे हैं और कृषि के एक कहे बादशाह की बात अगर ना की जाए बातें अधूरी है, ठीक है। खेती में जो बादशाह होता है, इसके बिना आज के ज़माने में, पहले की पुराने ज़माने की हम खेती की बात नहीं करें, आज के ज़माने की अगर उसकी चर्चा ना की जाए तो खेती अधूरी है। आप कल्पना कर सकते हैं किसके बारे में बात होने वाली है। अगर हम किसी भी आधुनिक यंत्र की बात करेंगे इस पूरे लेसन में, तो उन सब में उसका तो यूज होगा ही होगा, और उसका नाम है ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर जो है एक विशेष प्रकार का कृषि यंत्र है जिसमें एक पावरफुल इंजन होता है। ट्रैक्टर आपने देखा, कोई गाड़ी उड़ी कहीं गड्ढे में जाके धंस गई, उसको भी खींचने के लिए ट्रैक्टर बुलाओ, ट्रैक्टर से खिंचाई होगी, ठीक है। कोई दूसरा ट्रैक्टर ही धंस गया, उसको भी खींचने दूसरा ट्रैक्टर बुलाओ, ठीक है। ट्रैक्टर का बहुत यूज है, लेकिन आपने अपने जीवन में देखा होगा, बचपन से देखा होगा, अभी तक आपने क्या देखा? ट्रैक्टर का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ है? कृषि में है। असल में बढ़ाया ही गया कृषि के लिए, बाद में इसका प्रयोग मान लीजिए ईंट ढोने में भी होने लगा और जगह यूज होता है, लेकिन जो मुख्य कार्य है वो कृषि में है, ठीक है। अब जुताई के साधन की बात करेंगे, एक आधुनिक साधन की, कल्टीवेटर जिसको कहा जाता है। क्या नाम है? कल्टीवेटर, ठीक। यह ट्रैक्टर के द्वारा जुताई में प्रयोग में लाया जाता है। आपको यहाँ ध्यान देना, कल्टीवेटर का प्रयोग कहाँ होता है? जुताई में होता है, यानी मिट्टी तैयार करने में होता है, ठीक। कल्टीवेटर आप इमेज में देख पा रहे हैं। कल्टीवेटर में भी यही जो हल आपने अभी देखा, उसी का एक आधुनिक स्वरूप है। उसमें कई सारे फाल लगे होते हैं और यह कम समय में ही जुताई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 बीघे खेत में अगर आपको बैलों की जोड़ी से हल लेके जुताई करने लग गए तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे ले या पूरा बड़ा खेत है दिन ले लेगा। लेकिन यही कार्य ट्रैक्टर से मिनटों में हो जाता है। 1 बीघा खेत आधे घंटे में आसानी से जुताई कर देगा, ठीक है। ये किसके द्वारा संभव है? विज्ञान की देन है। एक यंत्र बनाया गया, कहा गया कल्टीवेटर, ठीक है। ट्रैक्टर के द्वारा जुताई में प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा अभी रोटावेटर की चर्चा हुई थी। जैसे बताया गया, अगर बड़े बड़े ढेले हैं तो उसको तोड़ना पड़ेगा। एक कार्य हम लोग रोटावेटर के द्वारा करते हैं, उसे भी आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रोसेस की हम बात करें, आपको मिट्टी तैयार करना समझ में आ गया होगा, इसमें यूज होने वाले कृषि यंत्रों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बुआई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बुआई, आपको ध्यान देना है, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। एग्जाम में आएगा कि फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है, तो आपको क्या बताना है? बुआई, ठीक है। अब सोचो भाई, आपने मिट्टी तैयार की, ठीक है, बीज बोया ही नहीं तो कौन सी आप खेती करने जा रहे हो? किस चीज को आप खाद एवं उर्वरक दे रहे हो? उन खरपतवारों को, ठीक है। सिंचाई करो किन के लिए? इस वीड्स के लिए, ठीक है। कटाई किसकी कर रहे हो? उस खरपतवार की, ठीक है। तो किसी भी कृषि पद्धति में या कहें फसल उत्पादन का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो क्या है? बुआई, ठीक है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है।
जब भी हमें फसल उगाना होता है तो हम सबसे पहले अच्छे बीज का चुनाव करते हैं। एनसीईआरटी में एक प्रयोग दिया है, कहता है एक बीकर लेना है, इसमें पानी भरना है, कुछ बीज डुबोने हैं। अब ऐसा करेंगे तब क्या होगा, जो खराब बीज हैं वो ऊपर आके तैरने लगेंगे क्योंकि वो अंदर से खोखले हैं, और जो अच्छे बीज हैं वो तली में बैठ जाएंगे। इससे आप आसानी से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो किसान क्या करता है, सबसे पहले अच्छे बीजों का चुनाव करता है, फिर उसकी जो है बुआई करता है। ठीक है, बुआई में जो कृषि यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, अब उसके बारे में समझते हैं। जो परंपरागत औजार है, यानी जो पुराने समय से प्रयोग होता आ रहा है, उसे कीप के नाम से जानते हैं, या कीप के आकार का होता है। कीप मतलब समझते हैं, नारनी, आप इसको कुप्पी बोलते हो, समझ जाओ। ठीक है, उसका शुद्ध नाम कीप है। ठीक है, इस कीप में होता क्या है, 3 पाइपें निकली होती हैं, छोटी छोटी, इतनी मतलब इसमें कम जगह होती है कि एक पाइप से एक ही बीज जा सके। अब इसमें करते क्या है, थोड़ा थोड़ा उस कीप में बीज डालते जाते हैं और उन्हीं तीनों छेदों से जो है क्या होता है, बीज जमीन में गिरता रहता है। ठीक है, तो कीप क्या है, एक परंपरागत औजार है। वैसे आपने गांव में देखा होगा हाथ से ही छींट कर बोया जाता है, यानी आपके लिए भाई कीप भी नया ही है। ठीक है, अब आधुनिक की बात करते हैं कि आधुनिक यंत्र कौन सा है। तो आधुनिक यंत्र जो है सीड ड्रिल है। एक बहुत ही अच्छी मशीन का आविष्कार किया गया बुआई के लिए, नाम है सीड ड्रिल। जैसे ड्रिल का मतलब क्या होता है, खुदाई करना, सीड बीज, यानी करता क्या है, इसमें बीज डाल दिया जाता है, इसमें ढेर सारी पाइपें लगी होती हैं, और ये मशीन करती क्या है, ट्रैक्टर के द्वारा ही चलती है यह मशीन भी। ठीक है, यह जमीन को भेद करके बीज को उसके अंदर डालती है। अभी जब आप हाथ से बुआई कर रहे थे, ऊपर ही था, चिड़ियाएं देखा और आ गए अपने झुंड लेकर के, चलो वहां दाना डाला गया है, खाते हैं आराम से। लेकिन सीड ड्रिल में ऐसा नहीं है। सीड ड्रिल में क्या होता है कि यह एक तो जमीन के नीचे भेद कर स्थापित करता है, और दूसरा इसके बाद ये सुनिश्चित करता है कि बीज अच्छी तरीके ढक जाए। पीछे एक उसमें पाटल लगा होता है, मतलब इसने इस तरीके से मशीन ऊपर नीचे होकर चलती रहती है, बीज छोटी रहती है, और पीछे से एक पाटल जो है चल रहा है जो मिट्टी को ढके जा रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत ही अच्छी विधि है कि पक्षियों द्वारा इसको खाए जाने से सुरक्षा हो जाती है, रोका जा सकता है। ठीक है, तो सीड ड्रिल में बुआई के साथ साथ अपने बीज को आप पक्षियों के द्वारा खाए जाने से भी बचा सकते हैं। इसके अलावा हम अगर एक ही स्थान पर सघन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने गेहूं उगा दिया या कोई भी फसल उगा दिया, तो उनमें पोषक तत्व कम मात्रा मिल पाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि विकास रुक जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कुछ पौधों को निकाल कर बाहर कर देते हैं। कभी कभार आपने देखा हो, बहुत करते हैं, बहुत घना आप बो दिए हैं, ज़्यादा मतलब अच्छे से होगा नहीं, तो आप क्या करते हैं, उसमें कुछ को निकाल करके फेंक देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बुआई करते हैं। एक परंपरागत औजार कीप आपने पढ़ा, और दूसरा जो है सीड ड्रिल जो कि आधुनिक यंत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। काफ़ी अच्छा लेक्चर रहा है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी जैसे कि कृषि पद्धतियाँ पूरी खत्म नहीं हुई हैं, आप देख रहे हैं मिट्टी तैयार करना और बुआई तक पहुँचे हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे की कृषि पद्धति यानी खाद एवं उर्वरक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है कॉपी पे लिख करके, जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है, हर क्लास में बताया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।